हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या अंडरस्टैंड करेंगे? इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, हम समझेंगे कि प्रिंसली स्टेट्स की इंटीग्रेशन की आखिरकार प्रॉब्लम क्या थी, क्यों उसको बोला जा रहा है कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट करना भारत में काफी बड़ा चैलेंज था, और गवर्नमेंट की आखिरकार अप्रोच क्या थी। ठीक है, गवर्नमेंट की पूरी स्ट्रैटेजी हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो बेसिकली देखो, हम लोग टॉपिक क्या कर रहे हैं? हम लोग बेसिकली टॉपिक कर रहे हैं कि जब हम नेशन बिल्डिंग कर रहे थे, जब भारत आज़ाद हो रहा था, तो उसके बाद भारत के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, जिसमें हमने सबसे पहला चैलेंज तो ऑलरेडी कवर कर लिया। पार्टीशन की वजह से क्या क्या समस्याएं थी, ये पढ़ ली ना। सिमिलरली उसी चीज़ का कंटिन्यूएशन में हम लोग यहाँ पर ये प्रिंसली स्टेट्स वाले जो टॉपिक है उसको कवर करेंगे। एंड काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि यहाँ पर हम जब गवर्नमेंट की अप्रोच पढ़ेंगे ना, तो हमें समझ में आएगी कि आखिरकार जो गवर्नमेंट की अप्रोच थी, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी थी भारत को एक तरीके से यूनाइटेड इंडिया को क्रिएट करने की, वो क्या पॉलिसी हमने अपनाई, सरदार पटेल का क्या रोल रहा यहाँ पर, राइट? तो उसको भी हम यहाँ पर समझेंगे। सो इट इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग टॉपिक जो हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, मजेदार रहेंगी चीजें। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं। तो जब भारत को आजादी मिली तो क्या हुआ था? ब्रिटिश इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू व्हाट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस एंड प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो भारत था ना, उसमें दो प्रकार की टेरिटरीज थी। पहली वाली टेरिटरीज को ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस कहा जाता था, दूसरी वाली टेरिटरीज को प्रिंसली स्टेट्स कहा जाता था। पहले समझते हैं कि आखिरकार ये ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस क्या है। द ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस दे वर डायरेक्टली अंडर द गवर्नमेंट, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। यानी कि जो ब्रिटिश प्रोविंसेस है या ब्रिटिश इंडिया जो प्रोविंसेस है हमारे, उसमें क्या हो रहा था, वो डायरेक्टली वहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल था। यानी कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिशर्स का एक तरीके से डायरेक्ट रूल था। ऑन दी अदर हैंड जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो क्या थे? दे इंजॉयड सम फॉर्म ऑफ कंट्रोल ओवर देयर इंटरनल अफेयर्स एज लॉन्ग एज दे एक्सेप्टेड द ब्रिटिश सुप्रीमेसी। मतलब क्या है कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उन वहां पर रूल किसका था? वहां पर रूल था प्रिंसेस का। ठीक है, राजाओं का एक तरीके से रूल था, लेकिन वहां पर वो लोग फिर भी अपनी कुछ इंटरनल अफेयर्स पर थोड़ा बहुत कंट्रोल रखते थे। वो ऐसे प्रिंसली स्टेट जो कि ब्रिटिश सुप्रीमेसी को मानते थे। मतलब क्या है? दिस वॉज कॉल्ड एज पैरामाउंटसी और सुजरेनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। मतलब सीधी सी बात है ये कि जो प्रिंसली स्टेट्स है, नो डाउट अबाउट दैट कि ओवरऑल कंट्रोल, पूरा का पूरा जो कंट्रोल है ओवरऑल, वो है तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का, ब्रिटिश सुप्रीमेसी वहां पर भी है। लेकिन फिर भी कुछ इंटरनल अफेयर्स में क्या होगा कि जो राजा है ना, जहां पर जो जो प्रिंसली स्टेट्स है, वहां पर इंटरनल अफेयर्स में कुछ कुछ जो वहां के जो राजा लोग हैं, जो प्रिंस है, एक तरीके से वो डिसाइड कर सकते थे। ठीक है, तो एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत ऑटोनॉमी था कुछ कुछ एरियाज में, इंटरनल अफेयर्स में एक तरीके से वो अपनी खुद चीजों को कंट्रोल कर लिया करते थे। समझ में आ गया डिफरेंस? एक ऐसे एरिया जो डायरेक्टली गवर्नमेंट के नीचे है, तो दैट वाज कॉल्ड एज ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, एंड दूसरी तरफ है प्रिंसली स्टेट्स। समझ में आ गया? ठीक है, अब अगर हम प्रिंसली स्टेट्स की बात करें ना, सो द प्रिंसली स्टेट्स कवर्ड 1/3 ऑफ द लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। तो जो हमारे प्रिंसली स्टेट्स की जो टेरिटरी थी, वो पूरे के पूरे भारत की जो ब्रिटिश इंडिया एम्पायर है उसकी लगभग 1/3 लैंड एरिया में था। मतलब पूरा का पूरा भारत हो गया, तो भारत की टेरिटरी का लगभग 1/3 अगर आप देखोगे तो वो क्या थे? वो प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरी थी। ठीक है, मतलब काफी बड़ा एरिया में प्रिंसली स्टेट्स एग्जिस्ट किया करते थे। एंड 1 आउट ऑफ एवरी 4 इंडियन लिव्ड इन द प्रिंसली रूल। मतलब क्या है कि हर 4 भारतीयों में से एक भारतीय क्या था? एक तरीके से प्रिंसली स्टेट्स में रहा करता था। मतलब क्या है? मतलब पॉपुलेशन वाइज देख ले, अगर हम लोग पॉपुलेशन वाइज देख ले, तो लगभग 1/4 ऑफ इंडिया पॉपुलेशन प्रिंसली स्टेट्स में रहा करती थी। टेरिटरी वाइज अगर आप देख लोगे तो लगभग 1/3 ऑफ इंडिया टोटल टेरिटरी, पूरे भारत की 1/3 टेरिटरी प्रिंसली स्टेट्स में थी। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि अगर खुद सोचो कि अगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन और इतनी बड़ी टेरिटरी अगर भारत में ना मिले, ये सभी प्रिंसली स्टेट्स भारत से अलग हो जाए, तो कितनी बड़ी भारत के सामने समस्या थी। भारत का जो आइडिया था, जो ड्रीम था हमारा यूनाइटेड इंडिया क्रिएट करने का, उसके सामने इसीलिए बहुत बड़ा चैलेंज था, क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की टेरिटरी भी बहुत ज्यादा थी और वहां पर जो हमारी पॉपुलेशन थी वो भी काफी थी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? ओके, और अब हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं। मैप से हमें चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि आखिरकार ये ब्रिटिश इंडिया क्या है भाई, और प्रिंसली स्टेट्स क्या है। तो जो येलो रीजन है, आपको जो पूरा दिख रहा है येलो रीजन, ये येलो एरियाज क्या है? दीज आर द एरियाज जहां पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का डायरेक्ट रूल होता था। और वही प्रिंसली स्टेट्स क्या है? जहां पर एक तरीके से राजाओं का रूल होता था। तो जैसे जम्मू कश्मीर वो प्रिंसली स्टेट, सिमिलरली राजपुताना का जो एरिया है वो भी प्रिंसली स्टेट था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जूनागढ़ है ना, तो जूनागढ़ के बारे में भी हम केस स्टडी में अंडरस्टैंड करेंगे कि जूनागढ़ में किस तरीके से जूनागढ़ का भारत में इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो जूनागढ़ है, सिमिलरली मणिपुर है। और अगर आप दक्षिण इंडिया में देखोगे तो यहाँ पर काफी बड़ा जो हमारा प्रिंसली स्टेट्स था वो क्या था? हैदराबाद, सिमिलरली मैसूर, सिमिलरली। और अगर आप सदर्न स्टेट्स में जाओगे तो आपको मद्रास स्टेट्स दिखाई देगा। ठीक है,
तो ये वाला जो रीजन है ये क्या है, मद्रास स्टेट है। यहाँ पर एक छोटा सा एक तरीके से एक और छोटा सा प्रिंसली स्टेट था जिसको त्रावणकोर कहते हैं, ठीक है, त्रावणकोर कहते हैं। इसके बारे में भी हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे जब हम टॉपिक ही पढ़ रहे होंगे ना, तो उसमें हम त्रावणकोर का भी डिस्कशन करेंगे, ठीक है। मतलब क्या है, मतलब आप एरिया वाइज देख लो कितनी सारी एक तरीके से कितना सारा रीजन प्रिंसली स्टेट्स में था, और अगर ये भारत में इंटीग्रेट ना होता तो भारत के सामने कितनी बड़ी समस्या थी, है ना। यूनाइटेड इंडिया बनाने में कितना बड़ा ये एक तरीके से चैलेंज था। तो ये हमें यहाँ तक समझ में आता है, ठीक है, समझ में आ गई चीजें यहाँ तक, पैरामाउंट से समझ में आ गया, ठीक है। पैरामाउंसी का मतलब क्या है कि कुछ इंटरनल अफेयर्स वो लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बट ओवरऑल सुप्रीमेसी किसकी रहेगी, ब्रिटिश सुप्रीमेसी रहेगी ओवर द प्रिंसली स्टेट्स। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम क्या थी देखो, है ना, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, इंपॉर्टेंस समझ ली, प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन का इंपॉर्टेंस क्या था वो समझ लिया। अब उसी को हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे डिटेल में, प्रॉब्लम क्यों आई आखिरकार, ऐसा क्यों हो गया कि प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट कराने की जरूरत पड़ गई, क्यों नहीं वो अपने आप भारत में आ गए, क्यों नहीं अपने आप आए, है ना। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऑप्शन होगा उनके पास कुछ ना कुछ ऑप्शन दिया होगा, तो वो ऑप्शन कैसे आया उसको समझते हैं। All these states, as many as 565 in all, would become legally independent. The British government took the view that all these states were free to join either India or Pakistan or remain independent if they wished. मतलब क्या है, देखो माउंट बेटन प्लान में क्या डिसाइड होता है, माउंट बेटन प्लान में डिसाइड ये होता है कि जो प्रिंसली स्टेट्स होंगे ना, लगभग 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उस टाइम भारत में, तो वो इंडिपेंडेंट एक तरीके से उनको इंडिपेंडेंट मिल गई थी। इंडिपेंडेंस क्यों मिल गई, क्योंकि जो पैरामाउंसी थी ना ब्रिटिश की वो तो खत्म हो गई। क्यों खत्म हो गई, क्योंकि ब्रिटिशर्स का राज खत्म हो गया, तो अब वो आज़ाद थे, अब उनके ऊपर ब्रिटिशर्स का कंट्रोल नहीं था। अब आज़ाद का मतलब क्या है, आज़ाद का मतलब ये है कि उनके पास अब ऑप्शन था, वो इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, या फिर वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं एक तरीके से, ठीक है। मतलब उनके पास ये सारे ऑप्शंस खुले हुए थे, ओके। तो फिर क्या हुआ, ये जो डिसीजन था कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं, भारत में मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, ये डिसाइड करने की अथॉरिटी किसके पास थी, ये प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर्स थे ना, जो राजा थे, उनके पास ये पावर थी, रादर देन कि वो लोग डिसाइड करते। मतलब लोग डिसाइड नहीं कर रहे थे कि उनको कहाँ जाना है, इंडिया में, पाकिस्तान में, या इंडिपेंडेंट रहना है, नहीं, पावर किसके हाथों में दी गई, प्रिंसली रूलर्स के हाथों में दी गई, ओके। सो देयरफॉर दिस वाज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड कुड थ्रेटन वेरी एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनाइटेड इंडिया। और ज़्यादातर प्रिंसली रूलर्स क्या थे, ज़्यादातर प्रिंसली रूलर्स ये सोच के थे कि भाई देखो बहुत मुश्किल से ब्रिटिशर्स से आज़ादी मिली है ना, पावर प्रिंसली पावर क्या है, पावर उनके हाथों में है, रूलर्स के हाथों में है। तो वो लोग क्या सोच रहे थे कि अब कहीं नहीं जाएंगे, भारत में जाएंगे तो भारत रूल करेगा, और पाकिस्तान में जाएंगे तो पाकिस्तान के नीचे हो जाएंगे, है ना। वो क्या चाह रहे थे, वो सोच रहे थे कि इंडिपेंडेंट रहते हैं, अपने हाथ में पावर रहेगी तो अपने अकॉर्डिंगली एक तरीके से अपनी अपनी लाइफ को और पूरी की पूरी कंट्रोल कर पाएंगे, पूरी पावर उनके हाथों में होगी, उनका आइडिया ये था। और इसी चीज़ की वजह से जो यूनाइटेड इंडिया का जो एग्जिस्टेंस था, जो हम आज़ादी के समय विचार लेकर चल रहे थे, एक संयुक्त भारत बनाएंगे, तो उसके ऊपर एक थ्रेट आ गया था। पूरी की पूरी ये जो प्रॉब्लम थी, इसकी वजह से ये बहुत बड़ी सीरियस हमारी प्रॉब्लम हो गई थी। यूनाइटेड इंडिया के सामने एक बहुत बड़ी, यूनाइटेड इंडिया का जो आइडिया था उसके सामने एक बहुत बड़ा ये चैलेंज हो गया था, ठीक है। अब देखते हैं कि प्रिंसली रूलर से क्या क्या डिसाइड करना चालू करा। तो प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई जैसे उनको पता चला कि भाई हमारे पास तो ऑप्शन है, उनके पास ऑप्शन है इंडिया, पाकिस्तान या फिर इंडिपेंडेंट रहने का, राइट। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो रूलर थे त्रावणकोर के, अभी हमने मैप में देखा था कि त्रावणकोर कहाँ है, ठीक है, दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो त्रावणकोर वॉज अ प्रिंसली स्टेट जो मद्रास स्टेट्स का ही पार्ट था, एंड वो कहाँ था, वो एक तरीके से यहाँ पर लोकेटेड था, ठीक है, ये वाला रीजन था एक तरीके से त्रावणकोर, ओके। तो त्रावणकोर के जो एक तरीके से जो रूलर थे, उन्होंने अनाउंस कर दिया दैट स्टेट हैज डिसाइडेड ऑन इंडिपेंडेंस। त्रावणकोर ने क्या बोल दिया, आज़ादी, एक तरीके से कि हम आज़ाद रहेंगे, हम ना भारत में विलय करेंगे ना हम पाकिस्तान में जाएंगे। सिमिलरली क्या होता है फिर, जो निज़ाम जो हैदराबाद के जो निज़ाम थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने भी सिमिलर अनाउंसमेंट कर दिया कि हम क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट रहेंगे, अपने आप रूल करेंगे चीज़ों पर, ठीक है। सो रूलर्स लाइक नवाब ऑफ बंगाल दे वर अवर्स टू ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो जो नवाब ऑफ भोपाल, ठीक है, सो जो नवाब ऑफ भोपाल थे, उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक तरीके से वो जाने से ही मना कर रहे थे। मतलब क्या है, सीधा सा आइडिया ये है कि वो इंडिपेंडेंस के रास्ते पर चलना चाहते थे। दे वर नॉट विलिंग टू गेट इंटीग्रेटेड इनटू इंडिया, वो भारत में विलय नहीं करना चाहते थे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, द रिस्पॉन्स ऑफ द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मेंट that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of smaller countries. And the prospect of democracy for the people in these states also looked bleak. पहली बड़ी समस्या क्या आई, पहली बड़ी समस्या ये आई कि हमें ये लगने लगा
एक पॉसिबिलिटी नजर आने लगी सामने कि भारत क्या हो जाएगा। अभी तो ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका है, पाकिस्तान तो बन चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी भारत हो सकता है फर्दर और ज्यादा डिवाइड हो जाए नंबर ऑफ स्मॉल स्मॉल कंट्रीज में। कैसे? क्योंकि जब हर प्रिंसली स्टेट्स अपनी आज़ादी डिमांड करेगा और अपने आप को आज़ाद कर लेगा, तो क्या हो रहा है, हर प्रिंसली स्टेट्स अपना एक नया इंडिपेंडेंट कंट्री बन रहा है ना, वो तो अपने आप को एक कंट्री बना लेगा, राइट। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि देखो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, अगर वो लोग इस तरीके से स्मॉल स्मॉल कंट्रीज के तौर पर आज़ादी लेने लगे, इंडिपेंडेंस होने लगे, तो जो पूरा हमारा आइडिया है एक यूनाइटेड इंडिया का, वो तो चैलेंज एक तरीके से हो रहा है ना। और इंडिया फर्दर डिवाइड हो रहा है। इंडिया से क्या हो रहा है, इंडिया से पहले पाकिस्तान से अलग हो ही गया, बाकी सारी प्रिंसली स्टेट्स भी अलग अलग होकर के एक नया देश बना रहे हैं, तो फर्दर डिवीजन हो रहा है इंडिया का, राइट। पहली चीज़ ये। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, तो डेमोक्रेसी भी तो चाह रहे थे हम कि क्या होना चाहिए, भारत में डेमोक्रेसी आनी चाहिए। बट ये जो प्रिंसली स्टेट्स थे, उसमें जो रूलर्स थे, वो क्या चाह रहे थे, वो तो अपनी गवर्नमेंट को नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चलाना चाह रहे थे, है ना। एंड रूलर्स नहीं चाह रहे थे कि लोगों को डेमोक्रेटिक राइट्स मिले। देखो सीधी सी बात है, अगर कोई रूलर है तो वो तो अपनी राजशाही चालू करना चाहेगा ना, उसी तरीके से मेंटेन करना चाहेगा। वो क्यों चाहेगा कि लोगों को राइट्स मिले, वो क्यों चाहेगा कि वो लोगों के लिए काम करे, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, या फिर एक तरीके से लोगों के हाथ में पावर दे। हर कोई पावर अपने हाथ में रखना चाहता है ना, इट इज़ अ ह्यूमन टेंडेंसी। तो जब पावर उनके हाथ में आई है इतने सालों के बाद, ब्रिटिशर्स ने उनको ऑप्शन दिया है कि भाई तुम इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो रह सकते हो, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने डिसाइड किया कि एक तरीके से मोनार्की ही चलेगी, ठीक है। उसी तरीके से जो सिस्टम था, ठीक है, वो सिस्टम वैसा का वैसे ही चलेगा। एंड दे वर नॉट एक्सेप्टिंग कि वो डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे, वो नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे। एंड जब नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से चलेंगे तो लोगों के पास राइट्स भी नहीं होंगे, है ना। तो लोग क्या कर रहे थे, लंबे सालों से जो संघर्ष कर रहे थे, इंडिपेंडेंस की हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, किस लिए, क्योंकि हम डेमोक्रेसी चाहते थे, हम लोगों के पास अधिकार देखना चाहते थे। बट अगर प्रिंसली स्टेट्स आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, उन्होंने अपनी कंट्री बना ली, तो वो प्रिंसली स्टेट्स में क्या होगा, फिर से राजशाही होगी, राजाओं का ही रूल होगा, डेमोक्रेसी तो आने वाली नहीं है। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था हमारा, जो पूरा का पूरा ये जो आइडिया है ना एक यूनाइटेड इंडिया बनाने का, एज वेल एज यूनाइटेड इंडिया के साथ साथ जो यूनाइटेड इंडिया के साथ साथ जो डेमोक्रेसी लाने का आइडिया था ना, ये दोनों थ्रेट में आ गए थे। इन दोनों के ऊपर एक पूरा क्वेश्चन मार्क हो गया था कि क्या ये हम अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। समझ रहे हो। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था। पूरा चैलेंज समझा अब तक हम लोगों ने, प्रॉब्लम हम लोगों ने समझी कि किस तरीके से उनको ऑप्शन मिला, उन्होंने डिसाइड किया कि भाई हम तो आज़ाद रहना चाहते हैं, राइट, अपना रूल करना चाहते हैं। एंड इसकी वजह से नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से वो अपने जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको रन करने वाले थे, तो लोगों के पास में भी जो डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी लोगों की, वो भी यहाँ पर फुलफिल होने नहीं दिखाई दे रही थी कि शायद ही यहाँ पर वो चीज़ हो पाएगी, राइट। तो अब गवर्नमेंट ने क्या करा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ में ये इंटरेस्टिंग भी है, ये जानना ज़रूरी है कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या थी, किस तरीके से आखिरकार हमने इतने बड़े चैलेंज को एक्सेप्ट किया, पहली चीज़ तो। और एक्सेप्ट करने के साथ साथ बहुत स्किलफुली एज वेल एज सक्सेसफुली हमने इस चैलेंज को बहुत अच्छे तरीके से डील किया है, उसको ही हम यहाँ पर समझने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। The interim government took a firm stance against the possible division of India into small principalities of different size. तो जो हमारी उस समय क्या थी, इंटरिम गवर्नमेंट थी। तो हुआ क्या था, 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट बना दी गई थी, क्योंकि एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही थी। तो इलेक्शन कब होने थे, इलेक्शन 1950-51 में जाकर के हुए थे। तो तब तक क्या था, तब तक वही सेम टू सेम गवर्नमेंट चल रही थी, तो दैट वाज कॉल्ड एज इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट थी उसने डिसाइड ये किया, उन्होंने एक बहुत फर्म स्टैंस लिया। फर्म स्टैंस का मतलब है बहुत मजबूती से एक स्टैंस लिया, एक बहुत मजबूत डिसीजन लिया कि अब हम क्या करेंगे। एक मजबूत डिसीजंस के तरीके से जो डिवीजन होने की जो संभावनाएं थी इंडिया की, छोटे छोटे टुकड़ों में एक तरीके से बंटने की जो संभावनाएं थी, उसके वो चीज़ ना हो, इसके लिए एक मजबूती से डिसीजन लेने की कोशिश यहाँ पर करी गई। तो आगे कौन आते हैं, तो हमें पता है कि ये जो सारी की सारी जो मुसीबतें थी वो एक तरीके से किसने अपने हाथों में ली, किसने अपने कंधों पर उठाई, तो वो थे सरदार पटेल। ओके, तो आगे आते हैं फाइनली सॉल्यूशन लेकर के सरदार पटेल। तो सरदार पटेल कौन थे भाई, सरदार पटेल वॉज इंडियाज डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशल पीरियड इमीडिएटली फॉलोइंग इंडिपेंडेंस। ओके, आज़ादी के तुरंत बाद जो डेप्यूटी मिनिस्टर की जो पोस्ट है, या फिर हम होम मिनिस्टर की बात करें, तो वो कौन थे, वो सरदार पटेल ने भूमिका निभाई, ठीक है। सो ही वॉज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज द होम मिनिस्टर। तो उन्होंने स्ट्रैटेजी अपनाई एंड ही प्लेड अ वेरी हिस्टोरिक रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स फर्मली but diplomatically and bringing most of them into the Indian Union.
तो ये जो पूरी भूमिका है इतने 565 प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट कराने के लिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई किसने? सरदार पटेल ने। हिस्टोरिक रोल था उनका कि कैसे उन्होंने रूलर्स के साथ नेगोशिएट करा, बातचीत करी, ठीक है, और बहुत फर्म तरीके से, बहुत मजबूती के साथ उन्होंने स्टैंड लिया कि देखो भाई, बहुत लंबे टाइम से भारत के लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बहुत लंबे टाइम से डेमोक्रेटिक एस्पिरेशन थी लोगों की कि एक दिन भारत आज़ाद होगा, यूनाइटेड भारत होगा और उसमें क्या होगा? डेमोक्रेसी रहेगी। तो ये एक बहुत लंबी हमारी यात्रा रही है, तो इसको आसानी से तो ऐसा नहीं होगा ना कि प्रिंसली स्टेट्स को ऑप्शन मिल गया कि तुम आज़ाद हो तो इसलिए ये सारी चीज़ों पर पानी फिर जाएगा। इतनी जल्दी हम हार नहीं मानने वाले, ठीक है। तो बहुत फर्म तरीके से उन्होंने कहा कि नहीं, हम पूरी मजबूती, पूरी दम के साथ इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे और साथ ही साथ डिप्लोमेटिकली। डिप्लोमेटिक का मतलब क्या होता है? डिप्लोमेटिकली का मतलब है कूटनीति के साथ बातचीत करते हुए, समझाते हुए और उनको उनका फ़ायदा बताते हुए कि देखो आपका ही फ़ायदा है, प्रिंसली स्टेट्स आपका ही फ़ायदा है, अगर आप भारत में आते हो तो उसमें आपका बेनिफिट है। क्या बेनिफिट है उसको भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें करी गई। सो अब क्या होता है, जनरली इट मे लुक वेरी ईजी नाउ। आज के टाइम में अगर हम देखेंगे कि हाँ ठीक है भाई, डिप्लोमेटिकली चीज़ों को कर दिया होगा, बातचीत कर ली होगी और समझ गए होंगे बहुत आसानी से लोग, बट इतना आसान नहीं होता है ना। इतनी बड़ी प्रॉब्लम है। अभी हमने डिस्कस करा कि इतने सालों के बाद तो एक तरीके से रूलर्स के हाथ में दोबारा से पावर आई है और वो आज़ादी चाह रहे थे, तो क्या आसानी से मान जाएंगे वो लोग जो आज़ादी की डिमांड कर रहे हैं और एक तरीके से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के तौर पर देखना चाह रहे थे? क्या वो इतनी जल्दी आसानी से मान जाएंगे? आसानी से मानने वाले तो वो नहीं थे, है ना। सो इट वॉज नॉट अ वेरी ईजी टास्क, है ना। आज के टाइम में जैसे हम बोल सकते हैं कि हाँ इंटीग्रेट कर दिया और ये सारी चीज़ें कर दी, तो इतना आसान नहीं था। इट वॉज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टास्क विच रिक्वायर्ड स्किलफुल परसुएशन। स्किलफुल का मतलब है यहाँ पर बहुत बहुत चतुर तरीके से परसुएड किया गया है, बहुत चतुर तरीके से, बहुत चालाकी से, बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप देखोगे 26 स्मॉल स्टेट्स थे। आज के जो उड़ीसा है ना, आज का जो पूरा उड़ीसा है उसमें लगभग 26 स्मॉल स्टेट्स थे जो आज भारत का उड़ीसा है। एंड सौराष्ट्र रीजन ऑफ गुजरात हैड 14 बिग स्टेट्स, 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो सौराष्ट्र रीजन है गुजरात का उसमें कितने थे? लगभग 14 बड़े स्टेट्स थे एंड 119 के आसपास स्मॉल स्टेट्स थे। मतलब क्या है? मतलब आज जो हम भारत देख रहे हैं ना, उसमें जो छोटे छोटे एक तरीके से जो अलग अलग राज्य दिख रहे हैं, वो कितने सारे छोटे छोटे स्टेट से मिलकर के बना। हर स्टेट से बात करना, हर स्टेट से नेगोशिएट करना भी किया है ना। और कहीं कहीं पर क्या किया है, थोड़ी बहुत ऑटोनॉमी देने की भी जो बात करी है, वो 3 चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किया गया है। पहली चीज़ क्या है? The people of most of the princely states clearly wanted to become part of Indian Union. ज़्यादातर जो प्रिंसली स्टेट्स के जो लोग थे वो भारत के एक तरीके से भारत का पार्ट बनना चाहते थे, है ना, इंडिया का यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनके सेंटिमेंट्स भारत से जुड़े हुए थे, है ना। उन्होंने देखा था कि हम सब लोग मिलकर के भारत राष्ट्र को बनाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से भी कहीं ना कहीं हमारी जो पूरी की पूरी अप्रोच थी वो इस तरीके से शेप होती है। और इसीलिए हम लोग डिप्लोमेसी करते टाइम ये बोलते हैं कि जो आपके लोग हैं, मतलब प्रिंसली स्टेट्स में जो लोग हैं, दे ऑल्सो वॉन्ट टू बिकम पार्ट ऑफ इंडियाज यूनियन। वो भी भारत का पार्ट बनना चाह रहे थे। तो इस तरीके से भी हमने बात करी। दूसरी इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन क्या थी? द गवर्नमेंट वॉज प्रिपेयर टू बी फ्लेक्सिबल इन गिविंग ऑटोनॉमी टू सम रीजन्स। द आइडिया वॉज टू अकोमोडेट प्लूरैलिटी एंड अडॉप्ट अ फ्लेक्सिबल अप्रोच इन डीलिंग विद द डिमांड्स ऑफ द रीजन। दूसरी इंपॉर्टेंट जो हमने अप्रोच अडॉप्ट करी है वो क्या अडॉप्ट करी है? ऑटोनॉमी देने की, ठीक है। तो कुछ रीजन्स को, जैसे आप कश्मीर में देखोगे, मणिपुर का जो केस है, इन दोनों प्रिंसली स्टेट्स को भारत में इंटीग्रेट कराने के लिए गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि इनको कुछ ऑटोनॉमी दे देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारी एक फ्लेक्सिबल अप्रोच थी, है ना। जहाँ पर अगर वहाँ पर फोर्स से काम किया जा रहा था तो फोर्स का इस्तेमाल किया गया। अगर वो बहुत आसानी से ऑटोनॉमी दे करके मान रहे थे तो ऑटोनॉमी को भी अडॉप्ट किया गया। तो हमारी ये फ्लेक्सिबल अप्रोच थी। क्यों? क्योंकि हम प्लूरैलिटी को अकोमोडेट करना चाहते थे। हम ज़बरदस्ती एक तरीके से जो लोगों की एस्पिरेशन है उसको दबाना नहीं चाहते थे। अगर वहाँ के प्रिंसली स्टेट्स एंड लोग कह रहे थे कि उनका कल्चर अलग है, उनको कुछ स्पेशल राइट्स चाहिए उसके प्रोटेक्शन के लिए, तो वो चीज़ भी एक तरीके से फुलफिल करी जा रही थी। ओके, तो देयर वाज फ्लेक्सिबिलिटी एंड हम लोगों ने ऑटोनॉमी भी दी। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टीशन which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and the consolidation of the territorial boundaries of the nation had assumed supreme importance। मतलब क्या है? हमारे यहाँ पर जो बैकग्राउंड था कि जब हम ये सारा प्रिंसली स्टेट्स का इंटीग्रेशन कर रहे थे, उससे ऑलरेडी पहले क्या हो रहा था? इंडिया का पार्टीशन हो चुका था।
तो पार्टीशन की वजह से क्या हो रहा था, पार्टीशन की वजह से हमारा पूरा फोकस इसी चीज़ पर था। हमारे लिए सुप्रीम इंपॉर्टेंस ये बन गया था कि भारत का इंटीग्रेशन करना है और भारत का कंसोलिडेशन करना है ना, भारत की टेरिटोरियल बाउंड्रीज को एक साथ एक तरीके से मिलाना है, राइट। तो मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो हमारी ये जो अप्रोच थी, गवर्नमेंट की ये जो अप्रोच थी, फ्लेक्सिबिलिटी की, परसुएड करने की, है ना, मनाने की प्रिंसली स्टेट्स को, बातचीत करने की, फिर अगर कहीं पर यूज़ हो रहा है तो मिलिट्री एक तरीके से भेज दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें क्यों है, क्योंकि लोग खुद भारत में, बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स के लोग भारत में आना चाह रहे थे। इसीलिए हमने क्या करा, इसलिए हमें अगर ज़रूरत लगी तो जैसे जूनागढ़ का केस है, जूनागढ़ का एग्जाम्पल है, जूनागढ़ में क्या था, ज़्यादातर लोग भारत में आना चाहते थे, तो वहाँ पर हमने क्या करा, मिलिट्री भेज दी। और सिमिलरली अगर आप देखोगे तो हैदराबाद में भी क्या हुआ, हैदराबाद में भी हमने अपनी मिलिट्री भेज दी। जब वहाँ पर हैदराबाद के जो एक तरीके से रूलर्स थे वो बहुत ज़्यादा हैदराबाद में लोगों को एक तरीके से ब्रूटल एट्रोसिटीज़ उन पर कर रहे थे, तो इस तरीके से भी हमने वहाँ पर मिलिट्री भेजी। तो पहली चीज़ तो ये, सिमिलरली ऑटोनॉमी दी गई कश्मीर को, मणिपुर को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उस टाइम पीरियड में था कि किसी भी तरीके से हम हर स्टेट्स का, प्रिंसली स्टेट्स का भारत में एक तरीके से क्या करें, इंटीग्रेशन करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमारे एक यूनाइटेड इंडिया बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो दीज वर द थ्री कंसिडरेशन जिसके अकॉर्डिंगली हमने अपनी एक तरीके से पूरी पॉलिसी को शेप करा। सो होता क्या है, बिफोर 15 अगस्त 1947 पीसफुल नेगोशिएशंस हैड ब्रॉट ऑलमोस्ट ऑल द स्टेट्स हुज टेरिटरीज वर कंटिगियस टू द न्यू बाउंड्रीज ऑफ इंडिया इनटू द इंडियन यूनियन। मतलब ये है कि ऐसे सारे के सारे स्टेट्स जो भारत की टेरिटरी से जुड़े हुए थे, उन सबको क्या किया गया, उन सबको धीरे धीरे नेगोशिएशन से बातचीत करते हुए क्या कर लिया गया, मना लिया गया। एंड उन्होंने भी एक तरीके से भारत में मर्ज हो गए। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है, जो जो भारत में मर्ज होता जा रहा था उन सबको एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करना था। ओके, सो द रूलर्स ऑफ मोस्ट ऑफ द स्टेट्स दे साइन अ डॉक्यूमेंट विच वाज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये बता रहा है कि वो जो प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या है, दे आर गोइंग टू बिकम द पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट बनने के लिए एक डॉक्यूमेंट साइन करना था जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से चीज़ें करी गई। तो इस तरीके से क्या हुआ, ज़्यादातर प्रिंसली स्टेट्स हमारे यहाँ पर एक तरीके से इंटीग्रेट हो गए। प्रॉब्लम्स किस किस में आई, प्रॉब्लम्स आई थोड़ी थोड़ी जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में, मणिपुर में। ये थोड़े से कंपैरेटिवली बाकी सभी प्रिंसली स्टेट्स के मुकाबले थोड़े से मुश्किल केसेस थे। ओके, तो जूनागढ़ की अगर हम बात करें, जैसा अभी हमने मैप में भी देखा जूनागढ़ का है, तो जो गुजरात का जो क्षेत्र है ना, तो गुजरात का ये वाला जो पर्टिकुलर रीजन है, यहाँ पर एक तरीके से जूनागढ़ है। तो जो इशू ऑफ जूनागढ़ है, इट वॉज रिजॉल्व आफ्टर अ प्लेबिसाइड कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया। तो होता क्या है यहाँ पर हम लोग मैप की तरफ चलते हैं। तो ये वाला जो जूनागढ़ है ना, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो राजा था वो क्या था, वो एक मुस्लिम था, ठीक है। और जो प्रजा थी उसमें मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या थी, हिंदू, एक तरीके से हिंदू पॉपुलेशन थी। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर एक तरीके से जो गवर्नमेंट है वो क्या करवाती है, पहले तो अपनी मिलिट्री यहाँ पर भेज दी जाती है, क्योंकि जो यहाँ का जो राजा था ना वो क्या कर रहा था पता है, वो जूनागढ़ को पाकिस्तान का पार्ट बनाना चाह रहा था। ठीक है, क्या ये पॉसिबल था? ऑफकोर्स पॉसिबल नहीं था, बट फिर भी उसका ट्राई ये था कि वो क्या करे, उसको एक तरीके से जूनागढ़ को पाकिस्तान में एक तरीके से ऐड कर दे। ठीक है, तो इस तरीके से ट्राई किया गया, लेकिन वहाँ की जो मेजोरिटी थी वो क्या चाह रही थी, वो इंडिया में आना चाह रही थी। तो फिर क्या हुआ, तो इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, फिर आर्मी, इंडिया की जो आर्मी है वो यहाँ पर लैंड करती है। ठीक है, तब तक क्या करता है कि जो वहाँ का जो नवाब था, मतलब जो राजा था, वो क्या करता है, वो एक तरीके से पाकिस्तान चला जाता है अपने आप। ठीक है, तो वहाँ पर जब राजा चला गया तो फिर बाकी जो सारी की सारी जो पॉपुलेशन थी वहाँ पर क्या किया जाता है, एक बार प्लेबिसाइड किया जाता है। प्लेबिसाइड का मतलब होता है कि वहाँ पर वोटिंग करवाई जाती है, लोगों से पूछा जाता है कि आप इंडिया में रहना चाहते हो या आप पाकिस्तान जाना चाहते हो। तो वहाँ पर वोटिंग कराई गई। वोटिंग करवाने के बाद मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ने बोला दैट वी आर गोइंग टू स्टे विद इंडिया। ओके, तो उन्होंने इंडिया को चूज करा। इस तरीके से जो जूनागढ़ की जो प्रॉब्लम थी वो यहाँ पर डील कर ली गई आफ्टर डूइंग अ प्लेबिसाइड। ठीक है, वोटिंग के द्वारा ये चीज़ें क्लियर हो गई। फिर उसके बाद कश्मीर का इशू अगर आप देखोगे तो वो डिस्कस किया गया चैप्टर 7 में। एंड यहाँ पर हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हैदराबाद का क्या इशू था, मणिपुर का क्या इशू था, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे लेकिन नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस तरीके से क्या करा, पहली बात तो हमने प्रॉब्लम को समझा कि भारत के सामने बहुत बड़ी समस्या थी इंटीग्रेशन करने की, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी उसको थोड़ा सा हमने यहाँ पर जानने की कोशिश करी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम लोग अपना जो हैदराबाद और मणिपुर का जो केस है उसको अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।